हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम लोग क्लास 12th केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये फर्स्ट वीडियो है केमिकल काइनेटिक्स की। इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे, मींस कि केमिकल काइनेटिक्स की ज़रूरत क्या है। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स कहाँ कहाँ पे आपका एप्लीकेबल होता है, कहाँ कहाँ डेली लाइफ में आप उसको यूज़ कर सकते हो, क्या हेल्प करता है केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, तो शुरुआत से लेते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक केमिकल रिएक्शन की बात करें, कोई भी एक रिएक्शन की अगर बात करी जाए, ठीक है, तो उस रिएक्शन के तीन इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट होते हैं जो कि उसको पूरी तरह से समझा देते हैं कि इस रिएक्शन के बारे में ये तीन चीजें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट चीज होती है रिएक्शन की फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी का मीनिंग क्या? फिजिबिलिटी मीनिंग कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी या नहीं होगी, या हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन इनिशिएट करने पे हो जाए या अपने आप हो जाए, या उसको कॉन्टिन्यूअस एनर्जी देनी पड़ेगी थ्रू आउट द रिएक्शन। ठीक है, स्पॉन्टेनिटी वर्ड बोलते हैं हम। स्पॉन्टेनिटी मीन्स कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी। स्पॉन्टेनियस मीन्स होता है रिएक्शन हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस मीनिंग होता है कि रिएक्शन हो तो जाएगी बट कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ एनर्जी के साथ होगी। जैसे आप फैन ऑन करते हो, ठीक है, तो फैन ऑन करोगे, जब तक आपने एनर्जी दी तब तक ही चलेगा। ठीक है, आप बॉन फायर में बैठते हो, ठीक है, तो बॉन फायर में क्या होता है, आपने जस्ट एक बार उसको बर्न कर दिया, एक बार जला दिया उसको, ठीक है, उसके बाद वो कॉन्टिन्यूअसली जलता रहेगा, आपको कोई एनर्जी सप्लाई नहीं करनी। तो ऐसी रिएक्शंस जिसमें आपको एनर्जी सप्लाई नहीं करनी होती वो होती हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक है, और जिन रिएक्शन में आपको कॉन्टिन्यूअस एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी वो होती है नॉन स्पॉन्टेनियस या नॉन फिजिबल रिएक्शन। ठीक है, तो फिजिबिलिटी बताना एक रिएक्शन के बारे में कि ये बता दो कि रिएक्शन अपने आप होगी या कॉन्टिन्यूअस एनर्जी देनी पड़ेगी। दूसरी चीज रिएक्शन के बारे में हमें पढ़नी होती है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन होता है कि एक केमिकल रिएक्शन हमने स्टार्ट करी, ठीक है, हम लोग शुरू से जो 9th-10th में पढ़ते आ रहे हैं, हमने कभी नहीं पढ़ा था कि एक केमिकल रिएक्शन जो है वो एंड तक जाती है या बीच में रुक जाती है, कुछ ये चीजें हमें पता नहीं थी। तो 11th में हम लोग ये पढ़ते हैं इक्विलिब्रियम में कि एक केमिकल रिएक्शन पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं होती, एक टाइम आता है जिसको हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं कि रिएक्शन रुक जाती है, मींस रिएक्टेंट पूरा प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता, सारा का सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, एक पॉइंट पर रुक जाएगा। तो सपोज आपने 50 ग्राम प्रोडक्ट रिएक्टेंट लिया, सिर्फ 25 ग्राम ही कन्वर्ट हुआ या 20 ग्राम ही कन्वर्ट हुआ, बाकी इक्विलिब्रियम अटेन हो गया, अब आगे रिएक्शन प्रोसीड नहीं होती। मींस रिएक्शन कितनी आगे तक जा सकती है? आपने अगर 50 ग्राम कोई चीज ली है तो क्या वो 40 ग्राम प्रोडक्ट बनाएगी? अगर आपने 50 ग्राम ली है तो क्या वो 10 ग्राम बनाएगी? तो आपके ये जो क्वेश्चन है ये कहाँ सॉल्व होते हैं? एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन से, यानी इक्विलिब्रियम वाले पार्ट से। तो दो चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो जैसे हमने फिजिबिलिटी कहाँ पढ़ी? हमने पढ़ी थर्मोडायनेमिक्स में। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स, इसमें हम ये चीज कवर कर चुके हैं। जैसे इसका एग्जांपल हो गया हमारे पास, अगर हम एग्जांपल दें तो फोटोसिंथेसिस एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। ठीक है, नॉन स्पॉन्टेनियस मींस कि जब CO2 वाटर के साथ रिएक्ट करेगी और ग्लूकोज बनाती है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन बनाती है। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है, क्या ये रिएक्शन अपने आप हो जाएगी? नहीं, इस रिएक्शन को कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ सनलाइट चाहिए, तभी ये रिएक्शन हो पाएगी। तो ऐसी रिएक्शन, इन रिएक्शन की ये इंफॉर्मेशन हमें कौन बताता है? थर्मोडायनेमिक्स बताता है कि फोटोसिंथेसिस करवानी है तो सनलाइट, कॉन्टिन्यूअसली सनलाइट देनी पड़ेगी, अगर सनलाइट नहीं मिलेगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। ठीक है, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन की अगर हम बात करें तो जैसे हमारे पास इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम में हम लोग ये चीज पढ़ते हैं एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के बारे में। ठीक है, इक्विलिब्रियम जैसे हमने पढ़ा कि एक रिएक्शन थी H2 + Br2 गिव्स 2HBr। तो इस रिएक्शन में हमने क्या देखा कि ये रिएक्शन प्रोडक्ट ज्यादा बना रही है, इसको हमने प्रोडक्ट फेवर्ड बोला।
प्रोडक्ट फेवर्ड का मीनिंग क्या है कि जितनी भी आपने क्वांटिटी ली H2 और O2 की, H2 और Br2 की, तो आपने ये देखा कि जो प्रोडक्ट बन रहा है ना वो 50% से ज्यादा बन रहा है। 50% से ज्यादा का मीनिंग क्या है कि जब इक्विलिब्रियम अटेन हुआ तो उस केस में प्रोडक्ट ज्यादा था, रिएक्टेंट कम था। कई रिएक्शंस ऐसी होती हैं कि उसमें प्रोडक्ट बनता ही नहीं है, बहुत कम अमाउंट में प्रोडक्ट बनता है। तो आपको ये इंफॉर्मेशन रिएक्शन के बारे में पता होनी चाहिए कि एक रिएक्शन कितना प्रोडक्ट बना पाएगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने 50 ग्राम लिया और 1 ग्राम ही प्रोडक्ट बना और रिएक्शन इक्विलिब्रियम अचीव कर गई। तो उस रिएक्शन में आपको देखना पड़ता है कि प्रोडक्ट ज्यादा बन ही नहीं रहा है, यील्ड ज्यादा मिल ही नहीं रही है आपको रिएक्शन की। ठीक है, तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन आपको ये चीज बताता है जो कि इक्विलिब्रियम में आप लोग पढ़ते हो। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर अब एक चीज, एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रह गया, क्या कि रिएक्शन की स्पीड बता दो हमें, रेट ऑफ रिएक्शन, कि एक रिएक्शन किस स्पीड से मूव कर रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं एसिड और बेस रिएक्शन की, एक एसिड जब बेस से रिएक्ट करता है तो वो बहुत फास्ट रिएक्शन होती है, हम बोलते हैं दुनिया की सबसे फास्ट रिएक्शन है। 10⁻⁸ सेकेंड्स के अंदर अंदर वो रिएक्शन हो जाती है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो बहुत ही फास्ट रिएक्शन है। तो वो स्पीड हमें कौन बता रहा है? ठीक है, अगर हमें स्टडी करनी है, हम एक प्रैक्टिकली अगर देखें तो प्रैक्टिकली हम उसे देख सकते हैं कि इतनी फास्ट रिएक्शन हो रही है, बट जो केमिकल एक्सप्रेशन है, जो एक्सप्रेशन हमें देती है वो क्या देगी? केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर में हमें ये चीज पता चलेगी रिएक्शन फास्ट है, स्लो है या मॉडरेट है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि प्लास्टिक एक ऐसी चीज है जो कि डिकम्पोज नहीं होती। हमने ऐसा क्यों बोला कि प्लास्टिक डिकम्पोज नहीं होती, जबकि थर्मोडायनेमिक्स बोलती है कि प्लास्टिक डिकम्पोज हो जाएगी। ठीक है, क्यों हमने बोला वो डिकम्पोज नहीं होगी? हमने इसलिए बोला क्योंकि जब हमने उसकी काइनेटिक्स पढ़ी तो हमें पता चला कि प्लास्टिक को डिकम्पोज होने में 20 से 500 साल लग जाते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है प्लास्टिक कैसी है आपकी। तो इतने टाइम लेने वाली रिएक्शन जो होगी, हम उसको ऑलमोस्ट बोल देंगे कि रिएक्शन होना ना होना बराबर ही है, कि इसको अगर 20 साल बाद 30 साल लग रहे हैं इस रिएक्शन को करवाने में तो उसका कुछ फायदा नहीं है। तो काइनेटिक्स आपको ये इंफॉर्मेशन देता है कि रिएक्शन होने में कितना टाइम लगेगा। मेन जो इसका एक्सपेक्ट है वो ये है, बाकी बहुत सारी चीजें बताता है। अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन की ही बात करते हैं जो कि हमें काइनेटिक्स में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, तो इससे हमें और भी बहुत सारी चीजें पता चलती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम सिर्फ काइनेटिक्स पर आ जाएं, अपनी चैप्टर पे आ जाएं, तो ये हमें क्या क्या चीजें बता देगा। ठीक है, तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज तो हमें यही बता देगा कि रेट, कि एक रिएक्शन का रेट क्या है, मतलब रिएक्शन किस स्पीड से भाग रही है, किस स्पीड से जा रही है, कि प्लास्टिक डिकम्पोज होगा या नहीं होगा। ठीक है, कि एसिड बेस रिएक्शन, सॉल्ट की रिएक्शन इतनी फास्ट क्यों होती हैं। ठीक है, कुछ मॉडरेट रिएक्शन होगी जैसे हाइड्रोलिसिस हो गया। हाइड्रोलिसिस मींस कि आपने क्या करा, कोई भी एलिमेंट लिया, आपने CH3CN ले लिया, उसका हाइड्रोलिसिस करवाया, तो उसको होने में ना तो बहुत कम टाइम लग रहा है ना बहुत ज़्यादा लग रहा है, मॉडरेट सा टाइम लग रहा है। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन आपको दे देता है। और क्या करता है ये आपको एज बता देता है। जैसे कभी कभी ना आपने देखा होगा कि कई पुरानी चीज़ें हमें मिलती हैं, न्यूज़ में आता है कि ये 5000 साल पुरानी चीज़ मिली, ये 6000 साल पुरानी चीज़ मिली, तो हमने कैसे पता लगाया कि इतनी पुरानी थी? तो वहाँ पे हमने काइनेटिक्स यूज़ करा। हमने काइनेटिक्स पढ़ी कि इस रिएक्शन को शुरू हुए हुए इतना टाइम लग गया, मतलब वो सब्सटेंस जो भी हमने लिया था वो डिकम्पोज हो रहा है। ठीक है, इतना इनिशियली था उसके अंदर और इतना डिकम्पोज हो चुका है, उसके अकॉर्डिंग हम टाइम निकाल लेते हैं कि इतना टाइम लगा होगा इसे डिकम्पोज होने में, यानी ये रिएक्शन इस स्पीड से चलती है और इतना खत्म होने में जो टाइम लगा वो टाइम क्या हो जाएगी, वो एज हो जाएगी। तो हम सब्सटेंस की जो एज है, एज ऑफ सैंपल्स, कुछ सैंपल है उनकी एज प्रिडिक्ट करने के लिए, प्रिडिक्ट करते हैं हम, ऐसा नहीं बताते कि एग्जैक्ट एज बता दी हमने कि एग्जैक्ट इतने साल का, इतने साल पुरानी चीज है, हम प्रिडिक्ट करते हैं। मतलब इतना पता चल जाता है कि वो 5000 साल पुराना है, 500 साल पुराना है, 100 साल पुराना है। ठीक है, तो वो सारी चीजें हमें पता चल जाती हैं काइनेटिक्स के अंदर। और क्या बताता है, अब देखो कुछ चीजें ऐसी हैं कि रिएक्शन हमें तो फास्ट करवानी है,
हम चाहते हैं कोई रिएक्शन फास्ट करवाना, ठीक है, बट वो होती नहीं है। तो तब क्या करा जाए? तब हमने क्या पढ़ा, हमने इस रेट ऑफ रिएक्शन के फैक्टर्स स्टडी कर लिए। फैक्टर्स मींस कौन कौन सी ऐसी चीज हैं जो कि एक रिएक्शन के रेट को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। तो हमने फैक्टर्स पढ़ लिए अच्छे से। जब फैक्टर्स आप पढ़ लोगे, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर है एक फैक्टर, कैटलिस्ट है एक फैक्टर, सरफेस एरिया है एक फैक्टर, तो उन फैक्टर्स में हम चेंज करके अपनी रिएक्शन अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं कि उस रिएक्शन के टाइम में, सपोज एक रिएक्शन है उसको होने में 20 दिन लग रहे हैं, हम चाहते हैं वो रिएक्शन एक ही दिन में हो जाए, ठीक है। जैसे आप क्लास 11th में पढ़ते हो ना, हेबर्स प्रोसेस और कॉन्टैक्ट प्रोसेस, उन सब में क्या करा गया था, वो कंडीशन लगा के क्या करा गया था कि हम बोलते हैं हेबर्स प्रोसेस में इतना टेम्परेचर, इतना प्रेशर, ये कैटलिस्ट हमने डाला, तो वो क्या करा, उस रिएक्शन को हमने फास्ट कर दिया था, उसकी स्पीड बढ़ाई थी हमने। तो वो फैक्टर्स को स्टडी करके हम क्या कर सकते हैं, कोई स्लो रिएक्शन को फास्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम फैक्टर्स डिस्कस करेंगे इस केमिकल काइनेटिक्स के अंदर कि टेम्परेचर का क्या इन्फ्लुएंस होता है, कैटलिस्ट का क्या इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है ना, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का क्या इन्फ्लुएंस होता है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं कि सरफेस एरिया मींस जितना ज़्यादा आप सरफेस प्रोवाइड करोगे रिएक्शन उतनी ज़्यादा होने लगेगी। मींस वही सारी चीज़ें जो कि एक रिएक्शन को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। नेचर हो गया, नेचर भी रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करती है। जो हमने ये वाली रिएक्शन पढ़ी, फोटोसिंथेसिस वाली पढ़ी, यानी एक्सपोजर टू रेडिएशन और सनलाइट, ठीक है। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं जो कि एक केमिकल रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं, वो सारा काइनेटिक्स के अंदर आ जाता है, ठीक है। और क्या चीज़ पढ़ी जाती है, और पढ़ा जाता है इसके अंदर मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। मैकेनिज्म का मीनिंग क्या होता है? मैकेनिज्म का मीनिंग ये है, सपोज एक रिएक्शन जो है वो ए से बी बनाती है, ठीक है, ए से बी बनाती है, बट ए से बी बनाने के दो तरीके हैं, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास क्या तरीका था, फर्स्ट तरीका था कि ए से पहले सी बनता है, सी से डी बनता है, फिर डी से बी बनता है, पहला तरीका। दूसरा तरीका हमारे पास था कि ए से पहले ई बना, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, उससे एफ बना, फिर जाकर बी बना, ठीक है। अब हमें यह देखना है कि क्या ए से बी बनने में फर्स्ट मैकेनिज्म फॉलो हुआ या सेकंड मैकेनिज्म फॉलो हुआ। मींस स्टेप वाइज रिएक्शन कैसी थी कि ए से जब बी बना तो क्या क्या चीज बीच में बनी। तो हम लोग क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को स्टडी करते हैं कि ए से सी बनेगा तो इतना टाइम लगेगा, सी से डी लगेगा तो इतना टाइम बनेगा, डी से बी बनेगा तो इतना टाइम लगेगा। अब हमने ये देख लिया कि हमारी रिएक्शन कितने टाइम में हो रही है। अगर ये टाइम मैच करते हैं तो हम बोलेंगे कि हाँ मैकेनिज्म ये रहा होगा। अगर हमारा टाइम इससे मैच करता है तो हम बोलते हैं मैकेनिज्म ये रहा होगा। तो इस चैप्टर के अंदर आप ये पता लगा लेते हो कि एक रिएक्शन जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रही है तो उसने क्या पाथ फॉलो करा। मैकेनिज्म मींस पाथ फॉलोड बाय रिएक्शन, उस रिएक्शन ने क्या पाथ फॉलो करा। तो मेन ये तीन चीजें होती हैं, ये जो सैंपल पे एक एप्लीकेशन हो गई इसकी, ठीक है। मेन ये तीन चीजें होती हैं जो कि आप इस चैप्टर के अंदर अच्छे से पढ़ते हो, ठीक है। तो केमिकल काइनेटिक्स अगर हमारे पास आता है, केमिकल काइनेटिक्स में क्या क्या चीजें पढ़ते हैं हम, तो हम बोलते हैं स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स एंड मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। तो ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आप एक केमिकल रिएक्शन के अंदर, केमिकल काइनेटिक्स के अंदर पढ़ते हो, ठीक है। नाउ देखो, ये तो हो गया इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि रेट ऑफ रिएक्शन, इतनी बार हमने बोल दिया रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, इसका मीनिंग क्या है, इसके एक्सप्रेशन क्या है, तो वो एक्सप्रेशन को डिटेल्ड वे में हम लोग पढ़ेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन होती क्या है, व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन। अगर हम सिंपल टर्म्स में आपको समझाएं तो रेट ऑफ रिएक्शन एक स्पीड ऑफ रिएक्शन कहलाएगी, ठीक है। जैसे एक कार की स्पीड है, कितनी स्पीड से कार चल रही है, तो रिएक्शन कितनी स्पीड से जा रही है, एक बेसिक मीनिंग तो हमारे माइंड में सेट हो चुका है, ठीक है। बट क्या इसकी एक्सप्रेशन है, कैसे इसका यूज करा जाएगा, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम वही चीज पढ़ेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन, सबसे पहले तो हम यही पढ़ लेंगे कि इसकी एक्सप्रेशन कैसे लिखी जाएगी, ठीक है।
साइन कन्वेंशन यूज करेंगे हम लोग कि नेगेटिव लगाएंगे या पॉजिटिव लगाएंगे, तो साइन कन्वेंशन कहाँ लगते हैं, कैसे लगते हैं, वो चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक रेट ऑफ अपीयरेंस एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ये टर्म आएगी हमारे पास। मींस जैसे हम रेट ऑफ रिएक्शन तो पढ़ लेते हैं, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन तो हमने पढ़ ली, बट रिएक्शन के जो रिएक्टेंट है उनका रेट और रिएक्शन का रेट क्या सेम होगा, और सेम नहीं है तो उसकी एक्सप्रेशन कैसे लिखी जाएगी। ठीक है, तो बहुत अलग अलग चीजें आती हैं हमारे पास। जैसे ये है 2A प्लस बी गिव्स सी। अब मैं ये बोल रहा हूं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो 2 है, ठीक है, तो क्या ए की स्पीड भी 2 होगी, क्या बी की स्पीड भी 2 होगी, तो ये चीजें पढ़ना क्या कहलाएगा, रेट ऑफ अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस। ठीक है, उसके बाद रेट को हम दो डिफरेंट टाइप के रेट्स पढ़ते हैं, एक एवरेज रेट पढ़ेंगे, ठीक है, एक इंस्टेंटेनियस रेट पढ़ेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा इस चैप्टर का वो पूरा का पूरा रेट ऑफ रिएक्शन को समझाने में जाएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली में होती क्या है। ठीक है, सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। जो भी वीडियो में आपको सही लगा हो या सही ना लगा हो, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर